गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एस.एम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में। हम अंग्रेज़ों के दौर को पढ़ रहे हैं भारत में, किस प्रकार अंग्रेज अपना आधिपत्य बढ़ाते जा रहे थे, किसानों से जोर ज़बरदस्ती से नील की खेती करवा रहे थे। हम सभी उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो हमने 3 पार्ट क्लियर किए हैं उसके अंतर्गत हमने ये सीख लिया था कि अंग्रेज़ों ने अंत में किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई। रेती व्यवस्था के तहत जो बागान मालिक हैं उन्होंने खेती करवाई। तो ये सारी चीज़ें अपने समझ ली थी। फिर जो आंदोलन हुए, नील विद्रोह हुआ, उसके तहत नील की खेती बंद हो गई और महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में एक चंपारण में आपको पता है कि एक आंदोलन किया था और वो सफल होने के बाद में देश के अंदर एक आंदोलन के रूप में सफलता प्राप्त मिलने लग गई थी। ठीक है, तो ये अपने किसानों से संबंधित बातें पढ़ रहे थे। आज नए लेसन की शुरुआत करेंगे। 3 कंप्लीट हो गए तो श्योर है कि आज नया लेसन पाठ संख्या 4 होगा। उस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे तो पाठ के नाम से ही पता लगेगा कि पाठ के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पाठ है 4। तो पाठ 4 आदिवासी। आदिवासी क्या होते हैं सभी जानते हैं। फिर कॉमा दिक्कू। दिक्कू क्या होते हैं ये अपन पाठ में पढ़ेंगे। और एक स्वर्ण युग की कल्पना। और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आज जो हमारा नया लेसन है उसका नाम है आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार किसानों और अंग्रेज़ों के बीच में जो संबंध थे उनके अंतर्गत हमने बातें पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे कि आदिवासी अंग्रेज़ों के प्रति किस प्रकार से जुड़े हुए थे, किस प्रकार आदिवासियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। और इसके अलावा जो दिक्कू हैं, दरअसल आदिवासी लोग बाहर के लोगों को दिक्कू कहते थे। दिक्कू आदिवासी एक शब्द है। तो आदिवासी जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों को, मतलब जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको क्या कहते थे, दिक्कू कहते थे। तो किस प्रकार उनका विद्रोह हुआ और उन्होंने अपने युग की एक नई कल्पना, एक नए दौर में उन्होंने शुरुआत की, उसके बारे में जानकारी अपन लेंगे। तो इसी बात पर हम पाठ शुरुआत करते हैं कि 1895 ईस्वी के अंतर्गत एक बिरसा नाम का एक व्यक्ति था, एक आदिवासी व्यक्ति था जिसका नाम था बिरसा, जो झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर है उनके जंगलों में रहने वाला था। और लोगों ने उस जंगल में उस बिरसा नाम के आदिवासी को देखा। वो कभी कभार दिखाई देता है। दरअसल उसको लोग एक दैवीय शक्ति से युक्त और चमत्कारी मानते हैं कि उसके पास में ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो किसी के कष्ट को हर सकता है, वो ढेर के अनाज को छोटे से बड़ा कर सकता है। इसके अलावा वो लोगों की बीमारियां भी दूर कर सकता है। ये धारणा थी उसके प्रति लोगों की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि
1895 ईस्वी की बात है कि एक आदिवासी था जिसका नाम था बिरसा। ये दरअसल कहाँ का था? झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर है वहाँ के जंगलों में रहने वाला, वहाँ के जंगलों में रहने वाला, ठीक है, एक आदिवासी व्यक्ति था। आदिवासी का मतलब सब जानते हो ना, आदि जो जंगल में रह रहा हो, अभी सभ्य मानव के रूप में नहीं हो, तो आदिवासी रहता था, ठीक है। दरअसल इसके बारे में धारणा थी कि जो बिरसा नाम का जो आदिवासी व्यक्ति है, इसके पास में चमत्कारी शक्तियाँ हैं, इसके पास में जो दैवीय शक्ति हैं जिससे ये क्या कर सकता है, किसी के कष्ट को दूर कर सकता है, लोगों की बीमारियां वो दूर कर सकता है, लोगों की जो बीमारियां हैं उनको वो दूर कर सकता है। इसके अलावा इसके पास में ये भी शक्ति है कि वह छोटे से अनाज के ढेर को बड़ा कर सकता है, छोटे से अनाज के ढेर को बड़ा कर सकता है। इस प्रकार से उस बिरसा नाम के आदिवासी के प्रति धारणा थी। क्या धारणा थी? जो अपने ये समझ रहे हैं, उसको देखा गया इन छोटा नागपुर के जंगलों में, और लोग ये मानते हैं बाकी कि इसके पास में ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं है। और दरअसल जो बिरसा है वो खुद इस प्रकार का ऐलान कर चुका है, और वो करता था कि मैं आपके कष्टों को दूर करूंगा और आपको मैं इन जो दिक्कुओं से, जो दिक्कु लोग हैं उनसे आपको मैं आज़ादी दिलवाऊंगा। इस प्रकार से वो क्या करता था, वो लोगों की भलाई करता था, वो लोगों की भलाई के लिए और दिक्कुओं से, मतलब बाहरी लोगों से गुलामी से आज़ाद कराने के लिए ऐसी बात करता था। खैर, इस बात से उसके काफ़ी अनुयायी हुए, काफ़ी उसको फॉलो करने वाले बन गए, उसको मानने वाले बन गए, उसकी बात समझने वाले बन गए, और उनको यकीन था कि ये जो बिरसा नाम का आदिवासी व्यक्ति है जो हमारी इन समस्याओं को दूर कर सकता है। तो आपको मेरे हिसाब से बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार आदिवासियों के अंदर भी अंग्रेज़ों के विरोध में उनका आंदोलन खड़ा हुआ। उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो व्यक्ति उनका सहयोग कर रहा था तो उनका समर्थन किया। जैसे जो बिरसा नाम का आदिवासी हैं, उसने ये ऐलान किया कि मैं आपको इन बाहरी लोगों से आज़ादी दिलवाऊंगा, तो लोग उसको मारने लग गए, और लोगों को लगता कि भगवान ने इसको हमारी भलाई के लिए भेजा है, और एक प्रकार से ये भगवान का दूत है और हमारी ये भलाई करेगा और हमारे जो कष्ट और जो बीमारियां हैं उनको दूर करेगा। इसी वजह से लोग उसको फॉलो करते, उसको मानते, उसकी बातों को ग्रहण करते। तो ये बात हमारे दिमाग में आ जाती है कि आदिवासी लोग भी अंग्रेज़ों की गुलामी से परेशान थे। ऐसा नहीं है कि सामान्य जनता या गांवों की जनता ही अंग्रेज़ों से परेशान थी। तो जो बिरसा नाम का जो आदिवासी हैं, जिसके अंदर इस प्रकार की शक्तियाँ मानी जाती हैं, लोगों का विश्वास था कि हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। तो दरअसल ये जो बिरसा नाम का व्यक्ति है, ये मुंडा नामक आदिवासी समूह से बिलोंग करने वाला था, उस जाति से संपर्क से था। तो इसका जो परिवार है वो एक मुंडा जनजाति से युक्त समूह का परिवार था, ठीक है। उसके जो समर्थक थे आसपास में जंगल के अंदर, वो भी संथाल जनजाति से के लोगों का समर्थन था, उनके पास में उराव जनजाति के लोगों का समर्थन था, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के बीच में और आदिवासियों के बीच में ये टकराव पैदा हुआ। जो टकराव पैदा करने वाला बिरसा नाम का जो आदिवासी था, और अंग्रेज़ों के विरोध में उन्होंने ऐसे काफ़ी कदम उठाए, और अंग्रेज़ों ने
इनके विरोध में काफ़ी काम किए। तो बिरसा नामक आदिवासी से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, उन्होंने किस प्रकार टीकों का विरोध किया, मतलब बाहरी लोगों का विरोध किया, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आदिवासी जो समूह होता है उसको ये भी समझना है कि आदिवासी समूह अपने परंपरागत जो रीति रिवाज है उसमें बंधे होते हैं, उनको फॉलो करने वाले होते हैं। आपसी प्रेम और संबंध के रूप में उनका एक समूह से दूसरे समूह से उनका लगाव होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जनजातियाँ जो अपने भारत में पाई जाती हैं, जो जंगलों में रहती हैं, उनका भी अंग्रेजों के प्रति क्या विरोध रहा उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बिरसा नाम का आदिवासी था वो मुंडा परिवार से या जनजाति समूह से बिलोंग करने वाला था। समूह से बिलोंग करने वाला था। ठीक है, उस बिरसा के जो समर्थक थे, आसपास के जो जंगल में रहते थे, वो संथाल परिवार के लोग थे, संथाल समूह के, और उराव जो जनजाति समूह है उनके लोग इसको समर्थन देते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिया कि भारत के अंदर आदिवासी लोग भी अंग्रेजों का विरोध करते थे। विरोध किस प्रकार शुरू हुआ इसकी बात करेंगे। तो जो अगला अपना टॉपिक है कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, उनका जीवन कैसा है वो समझेंगे। जनजाति का मतलब समझ गए ना। ठीक है, तो जनजातीय समूह किस प्रकार जीवन यापन करते थे, मतलब ये है कि वो जो जनजाति लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, उनका जीवन यापन किस प्रकार करते थे, वो अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करते थे, ये अपन को समझना है। किस प्रकार उनकी दैनिक क्रियाएं थी, किस प्रकार अपने जीवन को पार करने के लिए कौन कौन से वो कार्य करते थे, खेती किस प्रकार की करते थे, ये सारी अपन को समझनी है। तो 19वीं शताब्दी के समय भारत के अंदर विभिन्न आदिवासी जो समूह हैं वो अंग्रेज़ों के विरोध में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। ठीक है, सब अपना अलग अलग तरीक़ों से जीवन यापन करते थे। कुछ लोग जूम की खेती करते थे। क्या करते थे? जूम की खेती। तो अब समझेंगे कि जूम की खेती क्या होती है। जूम की खेती आदिवासी लोग हैं वो जीवन यापन करने के लिए कृषि करते थे, खेती करते थे। ठीक है, लेकिन जो जिस प्रकार की वो खेती करते थे उसका नाम है जूमिंग कृषि या जूम की खेती। ठीक है, अब ये होती क्या है इसको समझना ज़रूरी है। दरअसल ये जो खेती है वो छोटे छोटे भूखंडों पर होती थी। छोटे छोटे भूखंड यानी छोटी छोटी ज़मीनों पर खेती करते थे वो। कौन? आदिवासी। और ये एक प्रकार की गुमंतु खेती है। गुमंतु खेती का मतलब ये होता है कि एक जगह पर ये खेती नहीं करते, ये हर बार अपनी जगह बदलते और वहाँ पर खेती करते थे। इस खेती में क्या होता है कि जैसे मान लो जंगल है इतना बड़ा, ठीक है, ये एक तरह से जंगल है मान लो। अब आदिवासी क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इस प्रकार से जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जिनकी वजह से मान लो जिसकी खेती कर रहे हैं वहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है तो उनको ऊपर से साफ कर देते हैं ताकि प्रकाश आए। और छोटी छोटी घास फूस को हटा करके साफ सफाई करके एक तरह से छोटा सा खेत तैयार करते थे। ठीक है, मतलब पेड़ पौधों को काट करके छोटी सी जगह पर घास फूस साफ करके व्यवस्थित रूप से एक खेत बनाते थे, एक ज़मीन तैयार करते थे जहाँ पर उनको खेती करनी थी। लेकिन जो उन्होंने घास फूस तोड़ी है उनको सुखा करके वो वहाँ से जलाते थे और उसकी जो राख बनती है वो पूरे खेत के अंदर इस प्रकार से छिड़काव कर देते, राख को फैला देते थे खेत में अच्छी तरह से। तो यहाँ ज़मीन उन्होंने साफ कर ली, पेड़ पौधे थे वो हटा दिए, जो कचरा था जो भी लकड़ी वगैरह उनको जलाकर यहाँ राख बना के दी और राख को अच्छी तरह से यहाँ पर
फैला दी। दरअसल राख को उन्होंने क्यों फैलाते थे? क्योंकि उनका मानना था कि राख में क्या होता है, पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जो ज़मीन को उपजाऊपन देता है, इसलिए राख को इस प्रकार से छोटे से भूखंड पर, इस जंगल के वहाँ पर अच्छी तरह से छिड़काव कर दिया राख का, बिखेर दी पूरी राख। अब यहाँ पर बारिश हुई, उन्होंने खेती की, अनाज वगैरह उगाया और 1 साल तक यहाँ पर रहे और खेती की। उसके बाद में खेती करने के बाद में वो फिर आगे चले गए। ठीक है, यहाँ पर 1-2 साल जितनी भी इच्छा हुई वहाँ तक खेती की, फिर आगे चले गए और दूसरी जगह पर वापस उन्होंने घास फूस को तोड़ा, पेड़ पौधों को कटाया। तो जूमिंग की जो खेती है, जिसके अंदर अपने पढ़ा है कि जूमिंग खेती किस प्रकार की होती थी, तो इसका मतलब जो जूमिंग की खेती है वो एक तरह से गुमंतु आदिवासी थे, वो करते थे जूम की खेती, जिसकी हमने बात की अभी। तो जूम की खेती क्या है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लो जंगल है, उस जंगल के अंदर किसी भूभाग को जो आदिवासी लोग हैं वो साफ कर देते, यहाँ जो कचरा है या जो पेड़ पौधे उनको जलाकर राख पूरे खेत में बिखोर देते हैं और यहाँ पर आराम से फसल उगाते हैं। ठीक है, और अगर धूप नहीं आ रही तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको ऊपर से काट देते ताकि धूप आने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर भी इस प्रकार की खेती करते हैं और इस प्रकार से वो एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह जाकर खेती करते थे। इसके अलावा वो जो ज़मीन है वो उनको छोड़ देते थे, उसको बोलते थे परती। मतलब जिस जगह पर उन्होंने खेती की है उस ज़मीन को वो वैसे ही छोड़ देते और फिर आगे बढ़ जाते और वहाँ आगे जाकर नया खेत तैयार करते और वहाँ पर खेती करते। तो जहाँ पर उन्होंने खेती की है उस ज़मीन को उन्होंने छोड़ा है, जिसको परती कहते थे। परती का मतलब वह भूभाग जहाँ पर ज़मीन को छोड़ दिया गया है मिट्टी को दोबारा उपजाऊपन होने के लिए। ठीक है, तो वो परती ज़मीन हो गई, मिट्टी हो गई। फिर समय के बाद में, थोड़े समय बाद जब वो वापस घूमते हुए इसी जगह पर आते हैं और इस ज़मीन पर दोबारा खेती करते हैं और इस प्रकार से उनकी खेती गुमंतु खेती थी। लेकिन आपको ये समझना है कि केवल इसी खेत पर निर्भर नहीं थे, वो शिकारी भी थे, आदिवासी लोग शिकार पर भी निर्भर थे। ठीक है, और भोजन संग्राहक भी थे, भोजन को इकट्ठा करने वाले थे। तो आदिवासी खेत पर तो निर्भर थे, इसके अलावा वो ये भी ध्यान रखना है कि शिकार करके जंगली जानवरों को मार करके अपने पेट भरने का काम करते थे। जंगली जानवर से जो चीज़ें मिलती थी, हड्डियाँ, चमड़ा वगैरह, उनको बाज़ार में बेचकर पैसा कमाने का काम करते थे, उनसे उनका जीवन यापन चलता था। ठीक है, तो जंगली जानवर पर भी निर्भरता दिखाई देती है आदिवासी लोगों की, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो शिकार भी है। संग्राहक का मतलब ये होता है कि जंगल से ऐसी बहुत सारी वस्तु हैं, उनका प्रयोग करके वो इकट्ठा करके बाज़ारों में बेचते और फिर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाले फल फूल, उनकी जड़ों का प्रयोग करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनको इकट्ठा करते, आसपास के छोटे बाज़ारों में बेचकर वो वहाँ से पैसा कमाते, या वस्तु के बदले वस्तु लेकर अपने जो दैनिक जीवन में काम आने जो वस्तु उनको चाहिए वो वहाँ से खरीद लेते, वस्तु के बदले वस्तु लेने का काम भी करते, मतलब वस्तु विनिमय भी था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अगर उनको बाहर से कोई वस्तु चाहिए तो जंगल से कोई वस्तु बेचकर उनका प्रयोग करके वो आराम से रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। एक उड़ीसा के अंदर खोड़ समुदाय है, उसकी भी बात आती है कि वो जो समुदाय है जो जंगल में दरअसल समूह के रूप में रहता था। ठीक है, और टोलियाँ बनाकर रहता था। वो जंगल से पेड़ पौधों को काट करके उनकी जो जड़ें हैं, उनका जो फल फूल, उनको लेकर बाज़ारों में बेचने का काम करते थे। वहीं पर जंगल में रहकर उनको खाने में प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो भोजन के रूप में जो तेल है भोजन में, वो तेल का जो प्रयोग है वो साल और महुआ पेड़ पौधों से करते थे। तो जो उड़ीसा के अंदर
खौड़ समुदाय हैं, वो जो समूह है, ये क्या करता है, जंगल में टोलियाँ बनाकर रहता और जंगल की जो वस्तु है उनको बाज़ारों में बेचने का काम करता। अगर बीमार हो जाते तो जंगल के अंदर जो जड़ी बूटियाँ उनका प्रयोग करते थे, खाने में जंगली जो फल फूल हैं उनका प्रयोग करते थे, ठीक है। और खाना बनाने में जब उनको तेल की ज़रूरत पड़ती तो जो साल पेड़ है उसके बीजों से तेल निकलता, और जो महुआ हैं, महुआ के जो फूल हैं, महुआ के जो बीज हैं, उस बीज से, फूल से तो शराब बनती है लेकिन इसके बीज से तेल बनता है, उस तेल का प्रयोग वो खाने में करते थे। महुआ से शराब भी बनती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उड़ीसा का जो खौड़ समूह है, जो अपने खाने में जिस चीज़ों का, जिस बीजों का प्रयोग करके तेल यूज़ लेते थे, साल के जो बीज है उसका तेल, महुआ का जो बीज है उसका तेल का प्रयोग करते हैं और फिर अपने भोजन को करते हैं। इसके अलावा वो जंगल से पलाश के फूल जिनसे कलर बनता था, और जो कुसुम के जो फूल हैं जिनसे कलर बनता है, इनको वो क्या करते थे, बुनकर हैं जो रंगाई का काम करते थे उनको बेचने का काम करते थे, चमड़ा वाले को भी बेचने का काम करते थे। दरअसल बुनकर या चमड़े वाले को जब भी ज़रूरत पड़ती कि भी कलर की ज़रूरत पड़ी है तो वो इन खौड़ समुदायों के लोगों से संपर्क करते और इस प्रकार की वस्तु मंगाते थे। इनके बदले उनको और भी जो चीज़ ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो जाती उनको देते थे, ठीक है। तो ये उस समय हम समझ रहे हैं कि आदिवासी लोगों का जीवन कैसे था, किस प्रकार खेती करते थे, किस प्रकार वो भी बाज़ारों पर निर्भर थे और अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कुछ लोग शिकारी भी थे, संग्राहक भी थे, भोजन को इकट्ठा करते थे और स्थानीय बाज़ारों में बेचने का काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा उनको अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ ज़रूरत है तो वो जंगल से जो वस्तु है उनका प्रयोग करके दूसरी वस्तु खरीदते और इस प्रकार से उनका जीवन चलता था। कभी ज़रूरत पड़ती तो आमदनी के रूप में पैसे लेते थे, इसके अलावा दूसरी वस्तु भी खरीदते थे, ठीक है। तो इस प्रकार उनका जीवन था। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय थे जो किसी के आगे काम करना नहीं चाहते थे। आदिवासी लोग किसी गांव में मजदूरी भी करते थे, किसी के घर पर काम करने का काम करते मजदूरी के रूप में, ठीक है। और उनको कम पैसे दिए जाते थे, दरअसल लोग ऐसा मानते थे। कहीं पर सामान ढोने का काम करते थे, सामान इकट्ठा करने का, और खेत में काम करते थे, मजदूरी करते थे, और मजदूरी नहीं मिलने पर इधर उधर भटकना पड़ता था उनको, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो किसी के आगे काम करने के लिए डरते थे और लगता था कि किसी के आगे काम नहीं करना चाहिए। ऐसे मध्य भारत के अंदर एक बेगा नाम का समुदाय है मध्य भारत में। ये जो बेगा समुदाय है जो ये मानता है कि किसी के आगे काम नहीं करना चाहिए और काम नहीं करते थे, क्योंकि बाकी समुदाय मजदूरी भी करते थे, लोगों के आगे सामान ढोलने का, सामान उठाने का काम करते थे। लेकिन ये जो समुदाय हैं वो नहीं करते, खुद अपने आप को जंगल की संतान मानते थे और उनका मानना है कि जंगल ही हमारा जीवन है और जंगल से जो वस्तु मिलेगी उनका प्रयोग करके ही जीवन यापन करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेगा समुदाय हैं वो मानते हैं कि मजदूरी करना किसी के आगे उनके अपमान वाली चीज़ है और इस हिसाब से उनका जीवन यापन चलता था और वो मजदूरी भी करते थे। तो मेरे हिसाब से बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये उनके जीवन यापन की बात की, बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।